हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है बेटा हमारा नेचर्स ट्रेजर। ये चैप्टर 11 है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो एक विलेज का सीन दिखाई दे रहा है। तो ये जो बॉय और गर्ल है, ये दोनों भाई बहन कहाँ हैं, अपनी दादी के घर आए हैं गाँव में छुट्टी मनाने। अब आपको पता है जब भी हम गाँव जाते हैं, ठीक है, तो गाँव में और जो हमारा शहर होता है उसमें हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो हमारा गांव रहता है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है ना। नेचर हमें ज़्यादा मिलता है देखने को, हरियाली दिखती है और नेचुरल चीज़ें हमें ज़्यादा मिलती है। वहाँ पे पोल्यूशन कम होता है ना। शहर में जो सिटी होती है, सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है, भीड़ दिखती है, पोल्यूशन दिखता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है। बट जो विलेज होता है, गांव का एरिया जो होता है, वो बहुत ही शांत रहता है ना। वहाँ का इन्वायरमेंट भी कैसा होता है, हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है, बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ें है ना, नेचर की चीज़ें हमें दिखाई देती है। तो वही जो है आज हमारा टॉपिक है नेचर्स ट्रेजर। जो चैप्टर है नेचर्स ट्रेजर मतलब कि प्रकृति का खजाना। क्या होगा बच्चों, प्रकृति का खजाना, है ना। तो हमें पता है कि हमें नेचर से क्या क्या मिलता है। नेचर्स का ट्रेजर क्या है, ट्रेजर मतलब होता है खजाना। तो नेचर का ट्रेजर क्या है ना, नेचर से हमें क्या क्या मिलता है। नेचर्स ट्रेजर, नेचर से क्या मिलता है, हमें एयर मिलती है ना, हवा मिलती है सांस लेने के लिए। फिर नेचर से ही हमें पानी मिलता है, वाटर मिलता है, और क्या मिलता है, फॉरेस्ट, और एनर्जी मिलती है हमें, एनर्जी ऑफ द सन, है ना। फिर सॉइल है, और क्या है बताओ, और क्या मिलता है नेचर से हमें। सॉइल है, मिनरल्स मिलता है, और क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें नेचर से मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो नेचर होता है, अब ये सारी जो जगह है, जैसे कि अगर हम बात करें विलेज में, हमें क्या दिखता है, बहुत सारे प्लांट्स, ट्री देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े ट्री रहते हैं। अब ट्री जो रहते हैं उसमें कौन रहता है, तो बहुत सारे एनिमल है, बर्ड्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, उनका क्या रहता है, ये घर रहता है। पता है ना हमें, जो फॉरेस्ट होता है या बहुत सारे जो ट्रीज़ होते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, उसमें बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं छोटे छोटे। उन्हें क्या मिलता है, वहाँ से फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है ना। अब इतने सारे जब गांव में बहुत हरे हरे पेड़ रहते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। फिर वहाँ पे गांव में हमें दिखता है नेचुरल रिसोर्स रहता है, नेचुरल सोर्सेज रहता है पानी के लिए, वाटर का नेचुरल सोर्स रहता है, नदी रहते हैं, तालाब रहते हैं, झरने रहते हैं, वहाँ से क्या बहुत प्योर वाटर मिलता है हमें। ठीक है, फिर सनलाइट भी, वहाँ सन की जो लाइट रहती है, रोशनी रहती है, वो डायरेक्ट मिलती है और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। तो यही सब जो है हमें नेचर से मिलता है, इसी को हम बोल देते हैं बच्चों नेचर्स ट्रेजर। अब हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में वन बाय वन थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एयर की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एयर की। आपको पता है एयर मतलब क्या होता है, हवा होती है ना। एयर क्यों ज़रूरी है, एयर की मदद से हम क्या करते हैं, फॉर ब्रीदिंग, है ना। सांस लेने के लिए हवा तो ज़रूरी है। हम बिना खाए पिए कुछ टाइम तक रह सकते हैं, पर क्या हम बिना सांस लिए रह सकते हैं, तो नहीं, हमें हवा की तो ज़रूरत पड़ेगी सांस लेने के लिए। और हम जब ब्रीदिंग करते हैं, है ना, तो हम ब्रीदिंग के लिए हमें कौन सी गैस ज़रूरी रहती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, नेसेसरी है। ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी होती है ना, क्योंकि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस ही तो लेते हैं, और वो हमें किससे मिलती है, ट्री से मिलती है ना। और जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते तो हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना समझ में आया।
अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें क्या करते हैं कि हम एक डीप ब्रीथ लेते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हैं, सांस गहरी सांस लेते हैं और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद ब्रीथ लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं और गहरी सांस लेके थोड़ी देर तक उसे रोक के रखते हैं कि हम कितनी देर तक अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद सांस छोड़ देते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं जब, तो सांस बहुत देर तक के लिए हम होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि हमको फिर अचानक से परेशानी होने लगती है ना, खांसी आने लगेगी या हमारा दम घुटने लगेगा। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए रहता है ना। आर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, है ना। आर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, है ना। तो जो ऑक्सीजन की शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत टाइम तक ब्रीदिंग जो है होल्ड करके नहीं रख सकते, ठीक है। अब ये तो बात हुई ऑक्सीजन की, कि हमें पता चल गया है कि ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल, है ना। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? तो सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना। अब अगर हम बात करें कि अगर हम पूरी एयर की बात करें कि अर्थ में तो चारों तरफ इतनी सारी एयर है ना। तो एयर क्या होती है बच्चों? एयर जो होती है एक्चुअल में, एयर जो होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। अब मिक्सचर वर्ड मैंने लास्ट क्लास में भी, जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रीवियस चैप्टर है ना, सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स वाला, उसमें मैंने बताया था मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर मतलब जब दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिली हों। तो एयर को भी हम क्या बोलते हैं? एयर भी क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। एयर में बहुत सारी गैसेस मिली रहती है। अब कौन कौन सी गैसेस मिली रहती है एयर में? तो नाइट्रोजन है ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सहेल करते हैं। याद रखना इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CO2, है ना। फिर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। और कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। फिर आर्गन है ना। हीलियम है। और भी ऐसे एक्सेट्रा, और अदर गैसेस, और भी ऐसे बहुत सारी गैसेस होती है जो क्या होती है? एयर का मिक्सचर होता है। अब जो नाइट्रोजन गैस है, याद रखना, वो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा रहती है। नाइट्रोजन गैस 78% रहती है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। फिर इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे कौन है? तो ऑक्सीजन है, 21%। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है, 21%। उसके बाद फिर दूसरी अदर गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.04% है, ठीक है। और उसके बाद अदर जैसे गैसेस की बात करें, और जो अदर गैसेस हैं, है ना, अदर गैसेस की बात करें तो वो 0.96% है। तो ये सब क्या है? गैसेस का परसेंटेज है कि एयर में, हमने बोला एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब उसमें सबके परसेंटेज बताए हैं, है ना। परसेंटेज पता है ना आपको क्या होता है? 100 में से, किसी भी चीज़ के 100 में से पार्ट्स हम देखते हैं, तो ये नाइट्रोजन कितना होता है? सबसे ज़्यादा। अगर क्वेश्चन पूछे कि विच गैस इज मैक्सिमम इन एनवायरनमेंट, मैक्सिमम एनवायरनमेंट में कौन सी गैस होती है, तो याद रखना नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है, और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पिक्चर पे बना हुआ है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, ये सबका पाई चार्ट बना है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर का, ठीक है। उसके बाद आप लोग ने बचपन में, है ना, या अभी भी आप लोग ने एक देखा होगा, ये क्या फिरकी बोलते हैं जिसको, ये तो ज़रूर ऐसी चलाई होगी, कुछ इस टाइप की होती है वो, है ना। फूंक मारते हैं तो ये आपने देखी है ना,
इसको क्या बोलते हैं, फिरकी। क्या बोलते हैं इसको, फिरकी बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको फूंकते हैं, ब्लोइंग करते हैं, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, तो इसके जो पंखे होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। ब्लो करने पर, ब्लोइंग पर ये क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। तो इसी से इंस्पायर होके, याद रखना बच्चों, फिरकी से इंस्पायर होके बना था विंडमिल। क्या बना था, फिरकी से इंस्पायर होके साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था विंडमिल। अब विंडमिल क्या करती है, विंडमिल जो होती है वो हमारी क्या प्रोड्यूस करती है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। विंडमिल जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है ना। अब जो ये विंड एनर्जी होती है ना, विंडमिल जो है फिरकी जैसे काम करती है। यहाँ पे देखो, ये पूरा एक विंडमिल का फील्ड बना हुआ, खेत बना हुआ। यहाँ पे आप दूर तक, जितनी दूर तक देखेंगे आपको वहाँ तक क्या दिखेगा, विंडमिल दिखाई देगा। विंडमिल क्या होती है, हवा से, जैसे ही तेज हवा चलती तो ये क्या होती है, सर्कल सर्कल, राउंड राउंड ये घूमती है, चारों तरफ मूव करता है, जैसे पंखा घूमता है उस तरीके से ये विंडमिल भी रोटेट होती है। ठीक है, इसके विंग्स क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। और इसका यूज़ किस में करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, विंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। फिर इसका फ्लोर मिल्स रन होती है इसकी मदद से। पुल जो है, पुल अप वाटर फ्रॉम द वेल, पुली जो होती है ना, उससे वाटर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके हम वाटर भी बाहर निकाल सकते हैं, कुएं से पानी बाहर निकालने में। अब क्या होता है, विंड एनर्जी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जनरेट करते हैं एनर्जी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिजली बनाते हैं। और आपको पता है बिजली से तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो विंड मिल का यूज़ करके विंड एनर्जी रिप्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं। और इससे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और भी जगह इसका काम होता है, कहाँ कहाँ पे, तो याद रखना, कहाँ पे काम होता है विंडमिल का, तो जो बड़ी बड़ी मील्स होती है, फैक्ट्रीज, उसको चलाने में। फिर पुल अप वाटर फ्रॉम अ वेल, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो विंडमिल है वो कहाँ कहाँ पे है, तो कुछ फेमस विंडमिल है जिनके नाम मैं बता रही हूँ। क्या क्या बता रही हूँ मैं, कुछ फार्म्स बता रही हूँ या विंडमिल बता रही हूँ जो कि फेमस है। तो एक है मोपांडल, मोपांडल मोपांडल विंड फार्म है एक, मोपांडल विंड फार्म है। ये कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। फिर जैसलमेर में है एक, जैसलमेर विंड पार्क है एक, राजस्थान में। जैसलमेर विंड पार्क है, ये कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक ब्रह्मनवेल विंड फार्म है महाराष्ट्र में। क्या है, ब्रह्मनवेल, विंड फार्म, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कुछ विंड फार्म है जो कि फेमस है। इनका काम क्या है, याद रखना, विंड एनर्जी का यूज़ हम किस में करते हैं, मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो ये क्या देखा हमने, एयर के बारे में देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ किसके बारे में, वाटर। अब वाटर हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है, बताओ। पानी जो है वो ज़रूरी है कि नहीं है ना। तो पानी बहुत ज़रूरी है, जल ही जीवन है। बिना पानी के तो हम जिंदा नहीं रह सकते ना, पानी तो पीना रहेगा, प्यास तो लगती है। अब हम अगर कोई हमें बोले जूस पी लो, फ्रूटी पी लो, है ना, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, तो हम एक बार पियेंगे, 2 बार पियेंगे। पर वाटर जो है, पानी की ज़रूरत तो हमें रोज़ पड़ती है, पूरे टाइम तो हम ये सारी चीज़ें नहीं पी सकते ना।
तो वाटर क्या है, बहुत नेसेसरी। और ये सारी चीज़ें बनती भी किससे हैं, पानी से ही तो बनती है। यहाँ पे देखो ये दोनों भाई बहन अब क्या करते हैं, पेड़ों को पानी दे रहे हैं, है ना, क्योंकि पानी तो सबको ज़रूरी है। ये क्या कर रहे हैं, वाटरिंग दी प्लांट। क्या कर रहे हैं ये, वाटरिंग दी प्लांट, है ना। तो वाटर के बारे में हम क्या लिखेंगे, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। अब पानी का यूजेस कहाँ कहाँ होता है बताओ, जो पानी है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। सबसे पहले तो ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए यूज़ होता है। फिर कुकिंग में, खाना बनाने के लिए यूज़ होता है ना। और कहाँ, वॉशिंग, कपड़े धोने में, क्लीनिंग। और किसके लिए यूज़ होता है पानी, और कहाँ यूज़ होता है बताओ, वॉशिंग यूटेंसिल, है ना, गार्डनिंग। अब पेड़ों को भी तो पानी चाहिए, बिना पानी के पेड़ कहाँ जिंदा रहेंगे। फिर वॉशिंग यूटेंसिल, कपड़े बर्तन धोने के लिए वॉशिंग यूटेंसिल, ठीक है। तो इन सब जगह क्या होता है, पानी यूज़ होता है कि नहीं होता है पानी यूज़। अब क्या होता है, हमें पानी वेस्ट करना चाहिए कि नहीं वेस्ट करना चाहिए। मान लो हमारे घर में नल है, वो क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा उससे पानी लीक हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए कि वो पानी बहने देना चाहिए, पानी सुधारना चाहिए ना, लीकेज को ठीक करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए लीकेज को, ताकि पानी वेस्ट ना हो, है ना। पानी बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद आजकल देखते हैं हम, वाटर पोल्यूशन भी बहुत होता है। लोग क्या करते हैं, जो भी घरों का कचरा रहता है, बाकी चीज़ें ले जाके कहाँ, नदी तालाब में फेंक देते हैं, है ना, वाटर बॉडीज़ में जाके फेंक दिया जाता है। और क्या होता है, जो सीवेज वगैरह और फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो गंदा पानी रहता है, सीवेज का गंदा पानी रहता है, वो भी क्या होता है, बड़ी बड़ी रिवर्स में जाके उन लोग उसकी पाइप्स लाइन को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। और जब पानी गंदा होता है तो उससे क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ भी होती है वाटर पॉल्यूशन से। क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन से डिजीज़ भी होती है। जब हम क्या कर देते हैं, वाटर सोर्सेस को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट करते हैं। वाटर सोर्सेस जो हैं पॉल्यूट करते हैं, तो क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन होता है। और वाटर पॉल्यूशन क्या करता है, हार्म फॉर लिविंग बींग्स, है ना। अब जो वाटर पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा, हमारे भी ह्यूमन की बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब हम गंदा पानी पियेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, बहुत सारी डिजीज़ हो जाएगी ह्यूमन को। क्या होगी, डिजीज़ होगी, गंदा पानी पीने से कि नहीं होगी, डिजीज़ कॉज तो होगी। और जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल, उनकी लाइफ में भी तो क्या होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। एक्वेटिक एनिमल को भी क्या होता है, उन लोग को भी बहुत सारी, उनकी स्पीशीज़ कम हो जाती है, उनमें भी बहुत सारी डिजीज़ होती है, वो ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले पाते हैं, उनकी लाइफ भी क्या होती है, थ्रेटन में आ जाती है, अगर हम पानी को गंदा करते हैं तो। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचा के, कंजर्व करके रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें कंजर्व करना चाहिए, पानी बचा के रखना चाहिए। और वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे आपको दिखाई दे कि पानी वेस्ट हो रहा है, तो वहाँ जाके उनको स्टॉप करो। पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर कहीं पे नल खुला है, वेस्ट हो रहा है, तो उसे बंद करना चाहिए। वाटर को बिल्कुल बचा के रखना है, ठीक है। तो वाटर को बचाने का एक तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक तरीका क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब जब क्या होता है, बारिश होती है, तो क्या होता है, बहुत सारा पानी जो है बारिश में होता है ना, बारिश होती है तो इतना सारा पानी गिरता है। तो क्या करना है कि ये जो रेन वाटर है बच्चों, यहाँ देखो, जब बारिश हुई तो हमें उस रेन वाटर को क्या कर लेना है, यहाँ पे
कलेक्ट कर लेना है ना, कलेक्ट करना है। तो यहाँ देखो ये छत से जो पानी गिर रहा है तो उसको एक उनने ऐसा बना दिया है, एक कंटेनर जैसा लाइक स्ट्रक्चर। वहाँ पे क्या हो रहा है, वो पानी स्टोर हो रहा है। फिर यहाँ से पाइप के थ्रू, यहाँ आप देख रहे हो पाइप के थ्रू ये कहाँ जा रहा है, वेल में जा रहा है, कुएं में जा रहा है। और फिर वहाँ से पाइपलाइन कहाँ, एक पिट में कर दी गई है, गड्ढे में, है ना। जिससे क्या हो रहा है, ये पानी अगेन जाके कहाँ चले जा रहा है, ये रिवर में चले जा रहा है, वाटर बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर को कंजर्व करने का एक मेथड है। क्या है ये, वाटर को कंजर्व करने का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, टू कंजर्व वाटर, है ना। पानी को बचाने का क्या है, एक तरीका है। इसमें हमने क्या करा, जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया एंड स्टोर किया इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर लेटर यूज, है ना। कंजर्व वाटर, टू कंजर्व वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या किया कि टू कंजर्व वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, भविष्य में बाद के यूज़ के लिए हमने क्या करा, इसको स्टोर करके रखा है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम अपने घरों में या फिर जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है, स्कूल्स वगैरह में क्या कर सकते हैं, हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अब जब एंशियंट टाइम पे, याद रखना पुराने ज़माने में भी क्या होता था, इस पानी को स्टोर करके जाता था। ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, ये किसकी पिक्चर है, ये बावड़ी है। ठीक है, बावड़ी है। ये जो प्लेस बनी है वो याद रखना, वो कहाँ की है, तुर्जी का झालरा है। ये क्या है, तो ये क्या बना है, एक बावड़ी बनी है। ये कहाँ का, ये प्लेस है तुर्जी का झालरा, जोधपुर राजस्थान का है ये। तो ये इसमें क्या होता था, बावड़ी क्या होती थी, इसको हम स्टेप वेल भी बोलते थे। क्या बोलते थे इसको हम, स्टेप वेल भी बोलते थे, स्टेप वेल। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये स्टेप्स बने मतलब ये देख रहे हो आप, यहाँ पे सीढ़ियाँ रहती थी। तो क्या होता था, जब रेन वाटर होता था, ये भी क्या था कंजर्विंग वाटर के लिए होता था। बावड़ी जो थी पहले के टाइम पे, एंशियंट टाइम पे लोग क्या करते थे कि पहले के ज़माने के लोग भी पानी को सेव करके रखते थे, कंजर्व करके रखते थे। तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े गड्ढे बना देते थे, ऐसा जैसा ये बन रहा है, दिख रहा है आपको बावड़ी पिक्चर में। तो यहाँ पे क्या होता था, रेन वाटर आके इकट्ठा होता था। उसके बाद उसके अलावा क्या होता था, जो रिवर, उनके आसपास जो भी वाटर बॉडीज रहती थी, जैसे लेक था, पॉन्ड, रिवर, उनसे भी वाटर क्या होता था, सीपिंग के थ्रू भी क्या होता था, यहाँ पे पानी आता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि वो वहाँ पे वाटर जो है, सीपेज वाटर और इन सबसे रेन वाटर से क्या होता था, वो वाटर को ट्रेडिशनली वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। क्या होती थी, ये बावड़ी और इसमें ट्रेडिशनली ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग क्या, ये बावड़ी वगैरह। ठीक है, अब इनमें पानी कैसे आता था, तो याद रखना, रेन वाटर रहता था, प्लस क्या आता था, सीपिंग वाटर रहता था। अब सीपिंग वाटर कहाँ से आता था, तो जो हमारा लेक है, रिवर है ना, लेक है, रिवर है, पॉन्ड्स हैं, वहाँ से क्या होता था, पानी सीपेज के थ्रू क्या होता था, यहाँ पे आता था। और इसमें क्या करता था, यहाँ पे वेल ऑफ द ट्रेंचेस, बड़े बड़े गड्ढे रहते थे, होल डंक्स रहते थे, इस पे होल्स डग इन दी ग्राउंड,
लॉन्ग या फिर बोल दो डीप होल डग इन दी ग्राउंड। और फिर इसमें क्या होता था, ये जो रेन वाटर है या फिर ये सीपिंग वाटर, ये क्या होता था, यहाँ पे आके सेफ हो जाता था। तो इससे क्या होता था, वाटर कंजर्वेशन हो जाता था। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये समझ में आया आप लोग को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन लिखना। तो देखो क्या डेफिनेशन लिखे, इन मैनी बिल्डिंग्स रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर लेटर यूज, दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, भविष्य में यूज़ करने के लिए हमने क्या करा, उसको स्टोर करके रख दिया, उसे हम बोल देंगे क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद एक जानने वाली बात है कि वर्ल्ड वाटर डे भी सेलिब्रेट होता है बच्चों। क्या होता है, वर्ल्ड वाटर डे। हर साल वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये, ताकि लोगों को हम अवेयर कर सके पानी के बारे में, वाटर की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए और पानी बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। कब, 22 मार्च को। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी फ्रॉम द सन। नेक्स्ट क्या है हमारा ट्रेजर, एनर्जी फॉर द सन। अब सन से जो एनर्जी मिलती है, याद रखना, सन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सोलार एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम सोलार एनर्जी। सन से जब हमको एनर्जी मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। ठीक है, अब ये बड़े बड़े आप यहाँ पे, अब तो हमने ये ऐसी बड़ी बड़ी प्लेट्स देखें, ये तो आपको पता ही होगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, सोलर प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर प्लेट्स। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, आप लोग ने स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में देखा होगा। क्या होता है, स्ट्रीट लाइट्स इन्हीं से बनी होती है आजकल। ये क्या करते हैं, दिन में ये प्लेट्स चार्ज हो जाती है, सन की जो एनर्जी रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना। क्या करती है, ये जो सनलाइट है, सनलाइट रहती है, सन की जो एनर्जी है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड क्या हो जाती है, ये चार्ज हो जाती है, चार्ज। और बाद में ये क्या होती है, सोलर प्लेट्स क्या होती हैं, प्लेट्स से हम क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो दिन भर क्या होती है, ये सन की ऊर्जा ले लेगी, सन की रोशनी ले लेगी, उससे क्या हो जाएगी, ये चार्ज हो जाएगी, पूरा सोलर एनर्जी से ये क्या होती है, चार्ज हो जाती है। और उसके बाद शाम को जब रात होती है तो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इससे जो भी हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं, है ना, जो रास्तों में रोड में हमें दिखाई देता है, जो लाइट्स हैं, बल्ब रहते हैं, ये सब क्या होते हैं, उसी की रोशनी से चमकते हैं। आजकल तो जो सोलर प्लेट्स हैं वो घरों में भी लगने लगे, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। खेतों में, बड़े बड़े फार्म हाउस में, है ना, फार्मिंग इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में सोलर प्लांट्स लगे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सन, सनलाइट की हेल्प से। और आजकल सोलर कुकर भी आ गए हैं, सोलर कुकर भी होता है ना, जिससे क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर होता है। और सोलर वाटर हीटर भी आ गए हैं, सोलर वाटर हीटर भी आ गए हैं, जिससे क्या होता है, पानी गर्म हो रहा है, टू हीट दी वाटर, है ना। तो सोलर जो एनर्जी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी आपने इमेजिन किया है कि कभी अगर मान लो रात हुई है, रात है, और कभी सूरज निकले ही ना, है ना, जो सन है ना, सन है, वो कभी राइज ही ना हो, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। कभी इमेजिन किया है, पूरे टाइम अंधेरा अंधेरा रहे तो हम कैसे काम करेंगे। जो अर्थ है
पृथ्वी पर सारी चीज़ें कैसे चलेगी, लोग कैसे सरवाइव करेंगे बिना सन के। तो जो सन होता है, सन जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन जो है हमारा वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो हमारा सन है वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर सन से ही क्या होता है, प्लांट गेट एनर्जी। प्लांट्स को क्या मिलता है, प्लांट्स गेट्स एनर्जी, है ना, एंड प्रोड्यूस फूड। सन से ही तो एनर्जी लेते हैं प्लांट्स और खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। पता है ना हमें ये कि वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा, प्लांट्स को भी नहीं मिलेगा। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं और प्रोड्यूस फूड। ठीक है, वही फूड कौन खाता है, एनिमल, है ना, एनिमल गेट फूड, फिर हमें खाना मिलता है। तो ये जो पूरी साइकिल है वो चलती रहती है। जो भी अर्थ पर साइकिल है वो पूरी चलती रहती, पॉसिबल है ड्यू टू दी सन, है ना। सन के कारण ही क्या होता है, ये पूरी साइकिल चलती रहती है। इसीलिए सन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सूरज नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमें लाइट नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो लाइट मिलेगी, नहीं मिलेगी। फिर एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब लाइट नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही, तो प्लांट्स ग्रो होंगे, प्लांट्स ग्रो होंगे, नहीं होंगे। और जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या, अनाज ही नहीं उग पाएगा खेतों में, है ना, सब्जियां ही नहीं उग पाएगी, फ्रूट्स नहीं होंगे। तो एनिमल रह पाएंगे, एनिमल सरवाइव कर पाएंगे, तो नो, एनिमल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इन सब के लिए क्या है, सन जो है, सन जो है वेरी इम्पोर्टेंट है इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो सन जो है क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी से हमें क्या मिलता है, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है और प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। और वही कौन, एनिमल, फिर वो फूड प्रोड्यूस, फिर वो फूड खाते हैं। प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद एनिमल खाते हैं। ठीक है, तो जो सन है वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इम्पोर्टेंट है सन भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अब ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, बड़े बड़े से पेड़ दिख रहे हैं, नदी का किनारा दिख रहा है, चारों तरफ बस हरियाली दिख रही है, इतने सारे एनिमल्स हैं। तो ये है क्या, ये कहाँ का सीन है, एक फॉरेस्ट है। क्या है, ये एक फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट भी तो नेचर्स ट्रेजर है, प्रकृति का खजाना है। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फॉरेस्ट से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती है, जंगलों से। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो क्या ह्यूमन रहेंगे, ह्यूमन भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, नो, नो ह्यूमन विदाउट फॉरेस्ट, विदाउट फॉरेस्ट, है ना। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है हमें, सबसे ज़्यादा तो ह्यूमन ही को मिलता है। सबसे पहले तो फूड मिलता है ना, खाने की चीज़ें मिलती हैं। फिर क्या मिलता है, मेडिसिन मिलती है। इतनी सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं, औषधि हैं, दवाइयाँ हैं, वो वहीं से तो मिलती है, फॉरेस्ट से। और क्या मिलता है, फ्लावर्स, फ्रूट, फ्लावर्स मिल रहे हैं। और क्या मिल रहा है, रबर मिल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट वुड मिल रहा है ना। और क्या मिल रहा है, हनी मिल रहा है। जंगलों में ही तो रहते हैं इतने बड़े बड़े मधुमक्खी के छाते, है ना, हनी मिल रहा है। और क्या मिल रहा है फॉरेस्ट से, और बताओ क्या मिल रहा है, पेपर मिल रहा है। पेपर बनता है तभी तो हमारी बुक्स बनी है ना। नो पेपर नो एग्ज़ाम, याद है कि नहीं ये बात। फिर फाइबर्स मिलता है। और क्या मिल रहा है, स्पाइसेस, स्पाइसेस भी तो मिलते हैं, जो मसाले रहते हैं, एसेंशियल ऑयल्स मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और भी जो हमें किससे मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, फॉरेस्ट के
प्रोडक्ट है, थिंग्स हैं जो हमें जंगलों से मिलता है। तो जंगल भी क्या है, बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? ऑक्सीजन भी मिलता है, याद रखना, भूल मत जाना। तो जो फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड क्या, फूड एंड शेल्टर फॉर मैनी, किसके लिए, बर्ड्स, एनिमल्स एंड स्मॉल इंसेक्ट। अब हम तो अपने घरों में रख नहीं रहे हैं इनको, अब इनके लिए जंगल है, तो जंगल को भी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हर साल हजारों लाखों जंगल जो है ख़त्म किए जा रहे हैं। तो अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे, धीरे धीरे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी भी स्पीशीज़ जो है ख़त्म होती जा रही है। अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे? तो इसलिए क्या हो रहा है, उनकी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या है, अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, है ना। उससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। वी लॉस्ट फॉरेस्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हम क्या हो रहा है, दिनों पे दिन जंगल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। वी लॉस्ट फॉरेस्ट, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इतने सारे पेड़ काटते जा रहे हैं। अब उनको प्रिजर्व करना है कि नहीं करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टू प्रिजर्व फॉरेस्ट। सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ह्यूमन की है। और ह्यूमन को क्या करना है, टू ग्रो मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, पेड़ लगाना है, ताकि क्या हो, प्लांट्स, फॉरेस्ट जो है फिर से अच्छा हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक आप लोग के लिए बुक में, आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे एक डू यू नो में लिखा था कि ये एक चलाया था चिपको मूवमेंट, याद रखना, चिपको मूवमेंट। तो उत्तराखंड की जो महिलाएं थी, है ना, वुमेन्स थी, उन्होंने चलाया था। जब वहाँ पे जंगल को काटने आए थे तो वहाँ की महिलाओं ने क्या करा था, वो पेड़ों से लिपट गई थी, उसे गले लगा लिया था, चिपक गई थी उनसे। और उनको जो गवर्नमेंट के अधिकारी थे जो पेड़ों को काटने आए थे, उनको क्या बोला था कि अगर आपको पेड़ काटना है तो आप पहले हमें काटो, फिर क्या करो, फिर पेड़ों को काटेंगे। उन लोग ने इतना अपनी जान की बाजी लगा दी थी, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा था और पेड़ों को बचाया था। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं चिपको मूवमेंट, है ना। वुमेन ऑफ उत्तराखंड की वुमेन्स द्वारा चलाया गया था चिपको मूवमेंट, बहुत फेमस था, है ना। वही लिखा है, फ्रॉम एंशियंट टाइम इंडिया हैज़ अ ट्रेडिशनल ऑफ रिस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। इंडिया में पुराने पहले के ज़माने से चले जा रहा है कि हमें रिस्पेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है और बचा के रखना है फॉरेस्ट को। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट स्केयर्ड ग्रुप्स इन दिस चैप्टर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। अब अपन ने इतनी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हमें पता है कि कितनी सारी डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की। मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय कॉमन पीपल टू प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज एंड दस सेविंग फॉरेस्ट। कुछ जो ह्यूमन्स है वो बहुत सारी लोगों द्वारा क्या चलाए जाते हैं, बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं इससे जंगलों को बचाने के लिए, है ना। कैंपेन चलाए जाते हैं पेड़ों को बचाने के लिए। वन सच एफर्ट इज द फेमस चिपको मूवमेंट, एक उनमें से एक था चिपको मूवमेंट। इट स्टार्टेड इन द अर्ली 1970s इन उत्तराखंड। अब प्रीवियसली पार्ट था उत्तर प्रदेश का, वो अलग हो गया, उत्तराखंड बन गया है। लोकल वुमन थी
actively participate in the movement. They encircle and hug the tree to protect them from being felled. ठीक है, पेड़ों को कटाई से, काटने से बचाने के लिए वो पेड़ों से चिपक गई थी, इसीलिए इसका नाम रखे थे चिपको मूवमेंट, है ना। उसके बाद एक और होता है वन महोत्सव चलाया जाता है। क्या? वन महोत्सव। वन महोत्सव भी होता है। वो क्यों होता है? वनों को बचाने के लिए, है ना। जुलाई के महीने में होता है। कब होता है? वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। कब? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में वन महोत्सव चलाया जाता है। ये क्यों करते हैं? इट इज़ अ फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट एंड ट्रीज आर प्लांटेड एंड अवेयर अबाउट रिस्पेक्टिंग फॉरेस्ट इज रेज्ड। द एम ऑफ द इवेंट इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर, है ना, टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। अब ग्रीन कवर मतलब यहाँ ग्रीन कलर का कवर नहीं है, ग्रीन कवर मतलब होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए और प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए, ट्रीज लगाने के लिए, अवेयरनेस के लिए चलाया जाता है। ठीक है, क्या? वन महोत्सव, याद रखना, फॉर अवेयरनेस। किसके लिए? अवेयरनेस के लिए, अबाउट ट्रीज। ठीक है, तो फॉरेस्ट के बारे में समझ में आया। अब उसके बाद आ जाओ किस पे? नेक्स्ट है हमारा सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स। क्या है? सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स। तो बताओ सॉइल क्या होता है, रॉक क्या होता है और मिनरल क्या होता है ना। सॉइल मतलब मिट्टी, रॉक्स मतलब पत्थर और मिनरल मतलब खनिज जो पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर से मिल रहे हैं, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सॉइल है सबसे पहले। तो सॉइल क्यों ज़रूरी है? सॉइल भी इम्पोर्टेंट होती है। क्या करती है? होल्ड करके रखती है। किसको होल्ड करके रखती है? प्लांट्स को, है ना, एंड ट्रीज को। ट्रीज और प्लांट को क्या करती है? होल्ड करके रखती है। और ये एयर प्रोवाइड एयर। सॉइल के बीच बीच में जो गैप्स रहते हैं, है ना, छोटे छोटे टाइनी पोर्स रहते हैं, उससे ये क्या करती है? प्रोवाइड एयर फॉर दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होता है? ये मिट्टी है, जैसे इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? एयर्स प्रेजेंट रहते हैं, गैप्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस गैप से क्या होते हैं? एयर जो है वो पास होती है। ये देखो, ये दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं। ये क्या कर रही है? मिट्टी को खोद रही है ना, सॉइल प्रिपेयर कर रही है। ये सॉइल प्रिपरेशन, उससे क्या होगा? फिर प्लांटिंग में मदद मिलती है। कभी सोचा है आपने कि जो हमारा सॉइल है, सॉइल आखिर बनती कैसे है? कभी ध्यान दिया है, सोचा है सॉइल कैसे बनती है? ये देखो, ये क्या है? ये एक फील्ड बनी है। प्लगिंग, वो क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है ना। प्लगिंग, हल चला रहा है ये। तो आपने कभी सोचा है कि सॉइल बनी कैसे है? तो सॉइल जो है हमारी, सॉइल कैसे फॉर्म्ड होती है? सॉइल जो है वो फॉर्म्ड होती है बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ, डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है ब्रेकिंग, टूटना, ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ द रॉक्स। बड़े बड़े जो चट्टाने रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, उनके टूटने से सॉइल बनती है। अब ये पत्थर टूटेंगे कैसे? तो बाय एक्शन ऑफ द सन वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म
ओवर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो बड़े बड़े, मान लो ये खूब बड़े बड़े पत्थर है, चट्टाने हैं, तो इसमें क्या हुआ, सन की लाइट पड़ी, रोशनी पड़ी, फिर बारिश आई, है ना, फिर ह्यूमन की, लिविंग बींग्स के एक्शन से, उन सब से क्या होता है, बहुत समय तक, 1000 ईयर लगते हैं, हजारों साल लगते हैं, तब क्या होता है, ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं छोटी छोटी मिट्टी, सॉइल में, पार्टिकल्स में ब्रेक होते हैं। अब सॉइल क्यों जरूरी है, तो सॉइल क्यों जरूरी है, प्लांट्स के लिए जरूरी है ना, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है सॉइल। और क्या होता है सॉइल से, और क्या काम होता है, तो सॉइल से, रॉक्स से, सॉइल से क्या होता है, ट्रेजर है, इंपॉर्टेंट ट्रेजर है ये भी, इनसे भी क्या होता है, बिल्डिंग्स बनती है, ब्रिक्स बनते हैं सॉइल से, बिल्डिंग बनती है, किससे बनती है बिल्डिंग, ब्रिक्स से बनती है, और ब्रिक्स किससे बनते हैं, ईंट जो होते हैं वो किससे बनते हैं, सॉइल से बनते हैं, याद रखना। फॉर, सॉइल क्यों जरूरी है, तो फॉर दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एंड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ईंट बनाने के लिए, फिर ब्रिक्स से क्या बन गए, बिल्डिंग बन गई। उसके बाद रॉक्स, अब अपने आसपास अपन को इतने सारे पत्थर भी तो दिखाई देते हैं, तो रॉक्स का यूज़ कहाँ होता है, तो रॉक्स का यूज़ हो जाता है काय में, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, घर बनाने में, टेम्पल बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, डैम्स बनाने में, याद है ना, टेबल टॉप्स बनाने में, इन सब में किसका यूज़ होता है, यूज़ ऑफ रॉक्स, पत्थरों का यूज़ होता है, याद रखना। यहाँ पे दिख रहा है, देखो, रॉक्स यूज फॉर रूफिंग, छत बनाने में यूज़ हो रहा है। फिर यहाँ क्या है, लेटराइट रॉक्स जो है यूज एज अ ब्रिक्स। फिर यहाँ पे हैंड एक्सेस बनाने में, हथियार बनाने में, एक्सेस हथौड़ी, सॉरी हथौड़ा, वो सब बनाने में, कुल्हाड़ी बनाने में, है ना, एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी। फिर यहाँ क्या है, माइनिंग ऑफ मार्बल, मार्बल की खुदाई में, माइनिंग में यूज़ होता है। एरो हेड मेड फ्रॉम स्टोन, ये सब हथियार वगैरह बनाने में भी यूज़ होता था। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ, रॉक्स किससे मिलके बने रहते हैं, तो रॉक्स मेड अप ऑफ मिनरल्स, याद रखना, रॉक्स किससे मिलके बने रहते हैं, मिनरल से मिलके बने रहते हैं रॉक्स। अब इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं सच एस एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, ये सब किससे मिलता है, मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट होता है, क्या, एल्यूमिनियम, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है। अब मिनरल का यूज़ कहाँ होता है, मिनरल आर यूज इन दी, तो मिनरल्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरप्लेन, कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ठीक है, तो मिनरल का यूज़ कहाँ पे होता है, हमने बताया एयरप्लेन्स में, कार, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ये सब बनाने। अब जो मिनरल्स हैं, आखिर मिनरल्स होता क्या है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में, मिनरल्स, आ मिनरल इज़ आ नेचुरली अकरिंग सॉलिड, नेचर से मिलता है ना, नेचुरली मिलता है हमें, सॉलिड होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट हैज़ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, इसका एक डेफिनेट मतलब फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर होता है, मीन्स कि वो किससे मिलके बने रहेगा, तो वो एक फिक्स केमिकल से मिलके बनता है, ठीक है, और उसका अमाउंट भी फिक्स रहता है। फिर नेचुरली अकरिंग मीन्स नॉट प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, मीन्स कि मिनरल जो है वो कैसे आता है, नेचुरली मिलता है, नेचुरली अकरिंग है, मतलब कि हम उसको आर्टिफिशियली बना नहीं सकते हैं, वो हमें अर्थ से ही मिलता है, नेचर से मिलता है, नेचुरल मिलता है। फिर इनऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक मीन्स होता है जिसमें कार्बन नहीं होता है, ऐसी चीज़ें डज नॉट कंटेन कार्बन फ्रॉम अ लिविंग सोर्स, उसे हम क्या बोल देते हैं, मिनरल बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने यूजेस ऑफ रॉक्स देखा, मिनरल्स देखा और सॉइल का देखा। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट जो है फॉसिल फ्यूल, क्या है, फॉसिल फ्यूल्स।
अब फ्यूल्स वर्ड आया, याद रखना, तो फ्यूल्स वर्ड आया तो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है ये क्या है, एक फ्यूल स्टेशन है। क्या है ये, एक फ्यूल स्टेशन है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं अपनी आम भाषा में, पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप बोलते हैं। पेट्रोल पंप तो सभी गए हैं ना, पेट्रोल भराने, पता है आप लोग को, मम्मी पापा के साथ गए होंगे पेट्रोल पंप। तो हम जब यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, यहाँ ध्यान से देखो, पेट्रोल और डीजल। क्या लिखा है, पेट्रोल और डीजल। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, फॉसिल फ्यूल के ही अंदर आते हैं। अब जो ये फॉसिल फ्यूल है वो है क्या, आखिर में फॉसिल फ्यूल होता क्या है, तो पेट्रोल डीजल जो है एक टाइप का फ्यूल ही है, जिससे क्या होता है, व्हीकल्स चलते हैं। अब फॉसिल फ्यूल जो है, तो जो फॉसिल फ्यूल है वो आखिर होता क्या है या वो बनता क्या है, तो फॉसिल फ्यूल को हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। जब हज़ारों लाखों वर्ष पहले जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जब हम उसे ज़मीन में वो क्या हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से और एयर वाटर के एक्शन से क्या होता है, ये जो एनिमल, डेड एनिमल और प्लांट हैं वो हज़ारों करोड़ों साल तक ज़मीन के अंदर दबे हुए रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से और एयर वाटर के एक्शन से ये कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फॉसिल फ्यूल में, फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो नेचुरली रहता है ये पूरी प्रोसेस, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, फॉसिल फ्यूल बोल देते हैं। तो फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है, इसके बारे में हम क्या लिखें, तो देखो यहाँ मैंने फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन लिखी है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल डीप बरीड इनसाइड द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड विद द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वाटर एयर इट कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल। ठीक है, अब जो है फॉसिल फ्यूल बन गया, तो उसके एग्जाम्पल यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, कोल है ना, जो कोयला होता है, या फिर ऑयल है, नेचुरल गैस है, प्रोपीन है, केरोसिन है, फिर हमारा क्या, पेट्रोल है, डीजल है, और हमारी नेचुरल गैस है, सीएनजी है। ये सब क्या है, ये सब भी है एग्जाम्पल ऑफ क्या, फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है ना, क्या है, ये भी एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओके, उसके बाद पहले के टाइम पे क्या होता था, घरों में हम यूज़ करते थे एज अ फ्यूल, खाना बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते थे, कुकिंग में पहले के टाइम पे किस किस का यूज़ होता था कुकिंग में, तो पहले यूज़ होता था कोल का, कोयले का यूज़ होता था, वुड का यूज़ होता था, याद है ना, काऊ डंग का यूज़ होता था, डंग के, जिसको हम उपले बोलते हैं, गोबर के उपले, इन सब का यूज़ होता था किसमें, एज अ फ्यूल। अब ये क्या हुआ है, आजकल लेस पॉल्यूटेड नेचुरल गैस, या फिर हम जिसे एलपीजी गैस बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, याद रखना। नाउ डेज क्या यूज़ हो रहा है हमारा, नेचुरल गैस एंड एलपीजी, है ना। एलपीजी के सिलेंडर होते हैं ना जो घरों में यूज़ होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। इन सब का यूज़ होता है किसमें, डोमेस्टिक फ्यूल में। ठीक है, समझ में आया, डोमेस्टिक फ्यूल्स में यूज़ हो रहा है इन सब का, है ना। अब यहाँ पे देखो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस लिखें, तो रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है बच्चों, तो फॉसिल फ्यूल है, याद रखना, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है ना। कैसा है, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में। अगर हमने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया तो एक टाइम बाद ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे, है ना, गायब हो जाएंगे। अगर हमने इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया तब, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, हमें
जो फ्यूल्स हैं उनको भी क्या करना है, बचा के रखना है, कंजर्व करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पिक्चर में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिखा है। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं, सबसे पहले याद रखना ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या है ये, नेचुरल रिसोर्सेज है। मिल तो हमको नेचर से ही रहा है ना। नेचर से क्या करती है, हमारी सारी फुलफिल करती है नीड्स को, है ना। जैसे कि अगर हमको हीट चाहिए, लाइट चाहिए, तो हमें किससे मिल जाएगा, सन से मिल जाएगा। अगर हमको पानी चाहिए, वाटर चाहिए, तो किससे मिलेगा, रिवर से मिल जाएगा। और फूड चाहिए तो किससे मिल जाएगा, प्लांट्स और एनिमल से मिल जाएगा। तो दिस रिसोर्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर, उसको हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विच नहीं, क्या लिखो, द सोर्सेस लिखो, द रिसोर्सेस which we get from the natures, जो हमें नेचर से मिल रहा है हम उसको क्या बोल देंगे, नेचुरल रिसोर्सेज बोल देंगे। अब जो क्या है, कुछ जो है रिसोर्सेज वो मैन मेड भी रहते हैं। अब जिसको ह्यूमन ने बना दिया तो उसको क्या बोल दिया, मैन मेड हो गया रिसोर्सेज। अब आ जाओ अपना क्या, रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। किस पे आ जाओ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है बच्चों, याद रखना कि रिसोर्सेज विच गेट renewed, replenished और restore within a responsible period of time are called renewable resources। मतलब हम जिसको फिर से जनरेट कर पाए, फिर से दोबारा से जो मिल जाए हमें, अगर हम उसको स्टोर करेंगे, रीस्टोर करेंगे तो हमें क्या हो जाए, दोबारा से मिल जाए एक समय के बाद, उसे हम क्या बोल देते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल देते हैं। जैसे कि एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। अगर हम एयर को बचा के रखें, पानी को बचा के रखें, है ना, तो वो बढ़ता जाएगा और मिलता जाएगा। सन है, फॉरेस्ट है, ये सब ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसे बोलते हैं जिनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड क्वांटिटीज़ हैं और एक बार अगर हमने उसको यूज़ कर लिया, वंस यूज़ और गेट एग्जॉस्टेड, अगर वो ख़त्म हो गए तो हम उसको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और ना ही हम उसको रिप्लेनिश कर पाएंगे। फिर हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे हमें वो दोबारा से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारे नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा मिनरल्स। मिनरल्स अभी हमको अर्थ के अंदर से मिल रहे हैं, अगर हमने उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, हम आए दिन उसको माइन से बाहर निकालते रहे तो वो कुछ टाइम बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा। सॉइल से, रॉक से, इतना ज़्यादा हमने मिट्टी का यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गई मिट्टी। रॉक से, पूरे पहाड़ों का, पत्थरों का, चट्टानों का यूज़ कर लिया, अब ख़त्म हो गए। कोल है, कोयला हमने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, पेट्रोल का इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है, नेचुरल गैसेस का, कि अब वो दोबारा से कैसे मिलेगा, फिर हज़ारों करोड़ों साल लगेंगे उसको बनने में। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझ में आया। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम दोबारा से प्राप्त कर सके, जो हमें दोबारा से मिल जाएगा रिप्लेनिश करने पर, रिस्टोर करने पर, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल मतलब हमें अब वो दोबारा नहीं मिलेगा, लिमिटेड है वो, अगर एक बार ख़त्म हुआ तो दोबारा नहीं मिल पाएगा, हम उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, है ना, रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, फिर से दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इसका लिमिटेड यूज़ करना है और उसे बचा के रखना है। तो ये क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखी है। रिन्यूएबल मतलब कि जिसे हम दोबारा से रिन्यू, रिप्लेनिश और रिस्टोर कर ले, एयर, वाटर, फॉरेस्ट इसके एग्जांपल है। नॉन रिन्यूएबल में है जिसको हम विच आर नॉट प्रोड्यूस और रिप्लेनिश विथ अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, इसके एग्जाम्पल है मिनरल, कोल, रॉक, सॉइल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।